अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। सो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंटोमोलॉजी का। सो लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। सो टुडे इज़ द 9th लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी and today is Wednesday 29th April 2020. So we have started studying the morphology of insects, and we have started the very first topic of morphology, that is the body wall or integument of insects. So we have studied that body wall is the outermost covering of insect. It is act as the exoskeleton of insect body. It gives shape, strength and support to the body, provides site for muscle attachment. It prevents insect form desiccation. It gives protection to internal vital organs. So we have studied that the structure and chemical composition. So we were studying the structure. So structurally, it is composed of three main layers: cuticular layer, epidermal layer, and a basement membrane. So we have discussed the first layer, that was the cuticular layer, that it is non-cellular and it is non-living, made up of different type of chemicals secreted by epidermis, and has different biochemical reactions takes place in cuticular layer. And then we have studied that it is further divided into two sub layers, epicutical and procutical. The epicutical हमने पढ़ा कि उसमें वो भी बहुत thin होती है और नॉन काइटिनस लेयर है, और एपिक्यूटिकल हमारे पास फर्दर जो है 4 डिफरेंट उसमें लेयर्स हैं। जो सीमेंट लेयर है उस वो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है और एक्सटर्नल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। हार्ड लेयर है। दूसरी वैक्स लेयर है जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोफोबिक कंपाउंड से बनी हुई होती है और वो इंसेक्ट को डेसिकेशन से बचाती है। फिर हमने पॉलीफिनोलिक लेयर पढ़ी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोल्स या बेसिक कंपाउंड से बनी हुई होती है और वो बॉडी वॉल को रेजिस्टेंस देती है एसिड्स के खिलाफ। डिफरेंट एक ख़ास स्ट्रेंथ के एसिड को रेजिस्ट कर सकती है और उसको न्यूट्रलाइज कर देती है विदाउट गिविंग एनी हार्म टू इंसेक्ट। और फोर्थ है हमारे पास क्यूटिकुलिन लेयर जो हमारे पास एम्बर कलर्ड लेयर है और इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। Then we have started procuticle, that it has multilaminar structure and these laminas run parallel to each other, and we have studied that it has a pore canals, and these pore canals are made up of cytoplasmic filaments and they rise from epidermal cells and they act as a transporting agent or bridge, but for transporting different materials either to the epicuticle or different laminas of procuticle. And we have studied it's further two layers, that is exocuticle and endocuticle. So that was the diagram of procuticle. So today we will start the next or the second layer of insect body wall or integument layer. So first of all, it is unicellular layer. That first of all, the cuticular layer was non-cellular, but epidermis is a cellular layer and it is a यूनिसेलुलर लेयर। लाइक अगर आप इधर देखें तो आपको सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स नजर आएंगे। लाइक बहुत सी लेयर्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एपिक्यूटिकल के नीचे एक लेयर है एपिडर्मल सेल्स की। ठीक है, सो दे आर फॉर्म ऑफ पॉलीगोनल सेल्स। पॉलीगोनल मीन्स इट मे बी द सेल हैज 4 कॉर्नर्स और इट मे हैव 5 कॉर्नर्स। इस डिपेंड करता है कि कितने कॉर्नर्स हैं। तो पॉलीगोनल मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स की इसमें सेल्स होते हैं। दैट चेंजेस टू कलमनार सेल्स ड्यूरिंग मोल्टिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं कि वो पॉलीगोनल शेप ऑफ सेल्स जो है वो कलमनार सेल्स में चेंज हो जाती है ड्यूरिंग मोल्टिंग। कलमनार सेल्स हम किसे कहते हैं? लाइक अगर मैं इधर लिख दूं, कलमनार सेल्स हम कहते हैं those cells whose length is या those cells which are taller than they are wide। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कलमनार सेल्स वो होते हैं कि जिनकी विड्थ इतनी नहीं होती लेकिन उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। लाइक रेक्टेंगल जिस तरह होता है कि उसकी विड्थ कम होती है और उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो कलमनार सेल्स हमारे पास इस तरह है कि उनकी अगर हम लंबाई देखें तो वो लंबे और कम चौड़े सेल्स होते हैं, जो हम कलमनार सेल्स कहते हैं। तो मोल्टिंग के प्रोसेस के दौरान ये जो पॉलीगोनल सेल्स हैं वो कलमनार सेल्स में चेंज हो जाते हैं। मोल्टिंग का क्या प्रोसेस है कि हमारे पास, अगर मैं आप लोग को मोल्टिंग थोड़ा सा समझा दूँ, मोल्टिंग हम कहते हैं या इसको हम एक्डाइसिस भी कहते हैं मोल्टिंग को।
एक्डाइसिस। ठीक है, इसमें या हम इसको एक और नाम देते हैं श्रेडिंग ऑफ स्किन। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे पास इंसेक्ट्स जो हैं वो अपनी स्किन को क्या कर देते हैं, श्रेड कर देते हैं। लाइक आपने सांप का देखा होगा। ठीक है, सांप में भी क्योंकि एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, वो आपको देखा होगा कि वो पुरानी स्किन को छोड़ के फिर निकल जाता है उससे और फिर उसकी नई स्किन बनती है। इसी तरह जो हमारे पास मोल्टिंग प्रोसेस है वो इंसेक्ट्स में भी प्रेजेंट होता है। इस मोल्टिंग प्रोसेस को हम एक्डाइसिस भी कहते हैं और श्रेडिंग ऑफ स्किन भी कहते हैं कि लाइक वो अपने पुरानी स्किन को जो है वहाँ पे श्रेड कर देता है या पुरानी स्किन को गिरा देता है और नीचे से नई स्किन आती है। ये मोल्टिंग प्रोसेस क्यों प्रेजेंट होता है? बिकॉज हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, अब एक्सोस्केलेटन बाहर होता है बॉडी के, और एक्सोस्केलेटन की वजह से क्या होता है कि बाहर एक तो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है और दूसरा हार्ड स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है कि अंदर से जो इंसेक्ट की बॉडी है वो ग्रोथ नहीं कर सकती क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर है, उसको हर तरफ से बंद है तो उसको ग्रोथ का मौका नहीं मिलता। तो जब भी इंसेक्ट्स ने क्या करना होता है, ग्रोथ या किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म के जिसका एक्सोस्केलेटन बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उसको ग्रोथ का वो नहीं मिल रहा होता, ग्रोथ नहीं कर पा रहा होता, तो वो क्या करते हैं कि वो पुरानी स्किन को क्या कर देते हैं, श्रेड करते हैं। थोड़ा सा उनकी बॉडी ग्रो करती है और उसके बाद क्या होता है, नई क्यूटिकुलर लेयर या नई स्किन उनकी बॉडी पे बन जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि एक तो एपिडर्मिस हम पढ़ रहे थे, एक तो यूनिसेलुलर लेयर है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अगर हम इसको यूनिसेलुलर के हटा के इसकी जगह बहुत बेहतर होगा अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई होती है और इसके सेल्स जो है वो पॉलीगोनल शेप्स के होते हैं, लेकिन मोल्टिंग प्रोसेस के दौरान वो क्या आ जाते हैं, दे चेंजेस टू कॉलमनार सेल। आई होप कि आप लोगों को मोल्टिंग की समझ आ गई होगी। वापस एक बार समझाता हूँ कि मोल्टिंग प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास इंसेक्ट्स में चूंकि एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है और वो एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट बॉडी को ग्रो नहीं करने देता, तो जैसे ही इंसेक्ट ग्रोथ कर रहा होता है तो वो क्या करता है कि वो पुरानी स्किन को श्रेड कर देता है। पुरानी स्किन जैसे हट जाती है तो उसको थोड़ा ग्रोथ का चांस जगह मिल जाती है, तो वो थोड़ी सी ग्रोथ कर लेता है और उसके बाद ऊपर नई जो है स्किन आ जाती है। तो ये जब भी मोल्टिंग प्रोसेस होता है तो हमारे पास एपिडर्मल लेयर और जो हमारे पास ये क्यूटिकुलर लेयर की जो प्रोक्यूटिकल पार्ट है, ये वैसे का वैसे रहता है, सिर्फ जो श्रेडिंग होती है वो एपिक्यूटिकल की होती है। ठीक है, और जैसे ही ग्रोथ कर लेते हैं इंसेक्ट, वापस जो है हमारे पास एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो एपिक्यूटिकल की लेयर वापस से सिक्रीट करते हैं, जो पोर कैनाल से जाके डिफरेंट कंपाउंड अरेंज होते हैं और डिफरेंट लेयर्स ऑफ एपिक्यूटिकल वापस से बन जाती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका, दैट सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डेस्मोसोम्स। ठीक है, डेस्मोसोम्स आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक जंक्शंस। कि हमारे पास दो सेल्स जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ डेस्मोसोम्स। ठीक है, तो हमारे पास सेल्स जो है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स क्या है, इनको हम टाइट जंक्शंस कहते हैं। टाइट जंक्शन मीन हमारे पास जो दो एडजेसेंट सेल्स हैं वो आपस में क्या होता है कि एक दूसरे की जो प्रोटीन्स है वो आपस एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा टाइटली जुड़े हुए होते हैं कि उन दो सेल्स के दरमियान कोई गैप प्रेजेंट नहीं होता। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, कुछ सेल्स जो हैं वो लूजली प्रेजेंट होते हैं, लाइक उनके दरमियान गैप होता है और उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। लेकिन हमारे पास जो कुछ सेल्स हैं, लाइक जो हमारे भी स्किन के सेल्स हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हैं। और वो जो टाइटली पैक्ड सेल्स हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ लाइक एक सेल जो है अपने एडजेसेंट सेल्स के जो उसके साथ वाला सेल है उसके साथ बिल्कुल टाइटली पैक्ड हुआ होता है और उनके प्रोटीन्स ने एक दूसरे को जकड़ा हुआ होता है और उसी जंक्शन को हम कहते हैं डेस्मोसोम। ठीक है, इसके अलावा ग्लैंडुलर है। ग्लैंडुलर हमने पढ़ा था ग्लैंड के, ग्लैंड किसे कहते हैं कि सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट समथिंग। तो हमारे पास जितने भी सेल्स हैं एपिडर्मिस के वो सारे के सारे ग्लैंडुलर होते हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो सारे सेल्स हमारे पास एपिडर्मल लेयर के वो ग्लैंडुलर हैं। फिर हमारे पास है इट्स सिक्रीट क्यूटिकल। हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है क्यूटिकुलर लेयर जब पढ़े थे कि हमारे पास क्यूटिकुलर लेयर कौन सिक्रीट करता है, एपिडर्मल लेयर सिक्रीट कर रही है। तो हमारे पास ये जो ग्लैंड्स हैं या जो हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं एपिडर्मिस के, ये क्यूटिकुलर लेयर भी सिक्रीट करते हैं। लाइक हमारे पास जब भी वो अगर एक तो शुरू में भी सिक्रीट कर लेती है और जब भी हमारे पास एक्डाइसिस या मोल्टिंग का प्रोसेस होता है तो उसके बाद क्यूटिकुलर लेयर हमारे पास एपिडर्मल सेल्स सिक्रीट करते हैं। लाइक मैं आपको दिखाऊं, ये अगर आपको एक पिक्चर नजर आ रही है तो ये हमारे पास मोल्टिंग या एक्डाइसिस प्रोसेस से कहते हैं। तो आपको नजर आ रही है कि ये जो इंसेक्ट है ये इस स्किन के अंदर से निकल आया है और ये खाली उस एपिक्यूटिकल का एक शेल या आप कहते हैं या खोल खड़ा है
जो बिल्कुल अंदर से खोखला है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इंसेक्ट निकल आया, अब ये क्या करेगा, थोड़ी सी ग्रोथ करेगा, जैसी ग्रोथ कर लेगा तो इसके जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो ऊपर और एपिक्यूटिकल की लेयर सिक्रीट करेंगे और हमारे पास वापस से बॉडी वॉल या इंटेगुमेंट जो इंसेक्ट की वो बन जाएगी। अच्छा, it also digests enzymes to digest the cuticle for molting that helps in growth of insect। ठीक है, हमारे पास जो ये एपिडर्मिस है, अब ये जो हमारे पास लेयर है ऐसी अलग नहीं होती, बल्कि जो इससे नीचे वाली लेयर है एपिक्यूटिकल से, नीचे वाली लेयर कौन सी है, जिसको हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं। तो वो क्या होता है कि हमारे पास एपिडर्मल सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो प्रोक्यूटिकल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। जब हर तरफ की प्रोक्यूटिकल डाइजेस्ट हो जाती है तो हमारे पास एपिडर्मल सेल और एपिक्यूटिकल के दरमियान एक गैप आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो इंसेक्ट क्या करता है, एक जगह से कहीं से भी एपिक्यूटिकल को रप्चर करके उसके अंदर से निकल आता है। उसके बाद हमारे पास जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो प्रोक्यूटिकल सिक्रीट करते हैं और फिर उसके बाद एपिक्यूटिकल भी सिक्रीट कर देते हैं और न्यू बॉडी वाल टिगुमेंट बन जाती है, लेकिन थोड़ी ग्रोथ करने के बाद। ठीक है, अच्छा, इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। हमारे पास एपिडर्मल लेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक वी हैव डर्मल ग्लैंड्स। ठीक है, डर्मल ग्लैंड्स अगर आपको याद हो, हमने पीछे पढ़ा था कि दैट सीमेंट लेयर इज सिक्रीटेड बाय डर्मल ग्लैंड्स ऑफ एपिडर्मिस। तो डर्मल ग्लैंड्स हमारे पास सीमेंट लेयर सिक्रीट करते हैं, लाइक ये लाइपोप्रोटीन कंपाउंड्स सिक्रीट करते हैं। ट्राइकोजेन सेल हमारे पास ऐसे सेल्स हैं एपिडर्मिस के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इंसेक्ट की बॉडी पे डिफरेंट स्केल्स और सीटी लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, तो वो हमारे पास ट्राइकोजेन सेल प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा मोल्टिंग ग्लैंड्स है, मोल्टिंग ग्लैंड्स सिक्रीट मोल्टिंग फ्लूइड। तो ये इस मोल्टिंग फ्लूइड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स जो है प्रोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करके हमारे पास मोल्टिंग या डाइसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अच्छा, प्रेस्टमेटिक ग्लैंड्स क्या होते हैं कि दे आर अराउंड स्पाइरिकल्स। प्रेस्टमेटिक ग्लैंड्स हमारे पास क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, दे सिक्रीट हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक केमिकल्स। ठीक है, तो हमारे पास जो ये, अच्छा, जो ये प्रिस्टमेटिक ग्लैंड्स है हमारे पास हाइड्रोफोबिक केमिकल सिक्रीट करते हैं। दे आर प्रेजेंट अराउंड स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये अगर मैं आप लोग को बताऊं, लाइक अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास मॉस्किटो के लार्वा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉस्किटो का लार्वा है। अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, आपने मॉस्किटो का अगर लार्वा देखा हो तो पानी के ये सरफेस पे होता है और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जिस पे मैं एरो फेर रहा हूँ, दिस इज नोन एज द साइफन ऑफ दैट लार्वा। और ये जो साइफन है, इसकी इस टिप पे दो ओपनिंग्स होती हैं और वो ओपनिंग्स कहलाती हैं स्पाइरिकल्स। और वो उस ओपनिंग्स क्यों होती हैं, बिकॉज उसी ओपनिंग्स के थ्रू जो है हवा से, जो एयर से ऑक्सीजन है या एयर जो है वो इससे एंटर होती है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं ओपनिंग्स के थ्रू बाहर सिक्रीट की जाती है। ठीक है, अब हमारे पास ये स्पाइरेकल्स पे बाहर है, लेकिन कभी कभार हमारे पास लार्वा जो है वो सरफेस से पानी के अंदर भी जाता है। लाइक आप अगर देखें तो ये पानी के अंदर तैर रहा है। तो अब क्या होता है कि ये जो स्पाइरेकल्स हैं, इसके जो ओपनिंग्स हैं, तो वो जैसे ही पानी के अंदर आता है तो ये खतरा है कि चूंकि ओपनिंग्स है तो वो पानी जो है वो इन स्पाइरेकल्स के अंदर एंटर हो जाएगा। तो क्या होता है कि इन स्पाइरेकल्स के इर्द-गिर्द प्रिस्टमैटिक ग्लैंड्स होते हैं एपिडर्मिस में और वो हाइड्रोफोबिक केमिकल सिक्रीट करते रहते हैं। और वो हाइड्रोफोबिक केमिकल जो है इस स्पाइरेकल या जो ओपनिंग है उसके अंदर जो है वो पानी एंटर नहीं होने देता। लाइक अगर मैं आप लोग को पिक्चर डाउनलोड करके दिखाऊं, लाइक अगर हम लोग देखें, स्पाइरेकल ऑफ मॉस्किटो लार्वा। ठीक है, लाइक इधर अगर इन्होंने दिखाए हुए हो, लाइक अगर आप ये देखें तो ये आपको ओपनिंग नजर आ रही होगी, ये साइफन है इसका और इस साइफन पे ये स्पाइरेकल प्रेजेंट है। ठीक है, और ये स्पाइरेकल क्या कहते हैं, इसी के थ्रू एयर अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल की जाती है। तो इसी साइफन के इर्द गिर्द जो है यहाँ पे हमारे पास
क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रिस्टमैटिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और वो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस सिक्रीट करते रहते हैं ताकि इसके अंदर पानी इंटर ना हो, क्योंकि इसके अंदर पानी इंटर हो गया तो सारा जो उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सारा पानी से भर जाएगा और लार्वा मर सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को आई होप कि समझ आ गई होगी। तो ये था हमारे पास एपिडर्मल लेयर ऑफ इंसेक्ट बॉडी वॉल। ठीक है, अब हम जाते हैं, ये अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको बहुत थिन ऊपर जो है ये आपको एपिक्यूटिकल की लेयर नजर आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो यहाँ तक पोर्शन है ये हमारे पास एपिक्यूटिकल है, ये ब्लैक सी लेयर। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास सारी की सारी प्रोक्यूटिकल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये ऊपर पार्ट इसको एक्सोक्यूटिकल है जिसको हमने कहा डार्कली कलर्ड, और ये जो लेयर है ये हमारे पास एंडोक्यूटिकल के जो लाइट कलर्ड की है। और अगर आपको ये नजर आ रहे हैं ये हमारे पास पोर कैनाल्स हैं, और ये जो हमारे पास हैं आप अगर इन सारे सेल्स को देखें तो इनकी लेंथ ज्यादा है, विड्थ बहुत कम है। तो इसी टाइप के सेल्स को हम कहते हैं कलमनार सेल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये देखें आपको डर्मल ग्लैंड नजर आ रहा है जो स्पोर कनाल के थ्रू ला के बिल्कुल ऊपर सीमेंट लेयर सिक्रीट करता है और लाइपोप्रोटीन के कंपाउंड सिक्रीट करता है। ठीक है, इसके बाद ये आपको ट्राइकोजन ग्लैंड या ट्राइकोजन सेल नजर आ रहा है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि इसके थ्रू ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर या जिसको हम सीटा कहते हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक सीटा इससे एराइज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इन ये सेल्स जो है ना क्या करते हैं, मैं अब आपको बताऊं कि हमारे पास मोल्टिंग फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। ये मोल्टिंग फ्लूइड जो है वो इस एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, अब ये एंडोक्यूटिकल जब डाइजेस्ट हो जाती है तो हमारे पास ये एपिडर्मल लेयर और ये इसके दरमियान गैप आ जाता है। तो इजीली हमारे पास इंसेक्ट जो है इसके साथ बाहर निकल आता है और फिर एपिडर्मल लेयर जो है वो एंडोक्यूटिकल सिक्रीट करती है, फिर एक्सोक्यूटिकल और फाइनली जो हमारे पास एपिक्यूटिकल सिक्रीट कर दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी डायग्राम। इसके नीचे अगर आपको एक नज़र आ रही होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो हमारे पास एक और लेयर भी होती है जो बॉडी वॉल इंसेक्ट की, जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अगर हम बेसमेंट मेम्ब्रेन को स्टडी करें तो ये भी एक थिन लेयर है, बहुत पतली सी लेयर है जो बिल्कुल ये, और ये हमारे पास इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल है। इट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी, यानी कि ये तो हमारे पास आउटसाइड द इंसेक्ट है और ये हमारे पास इंसेक्ट की अंदरूनी बॉडी है। तो इनर लाइनिंग है ये इंसेक्ट बॉडी की। तो सारी जो इंसेक्ट की बॉडी है वहां पे अंदरूनी तरफ जो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज फॉर्म फ्रॉम डीजनरेटेड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। डीजनरेटेड सेल्स लाइक हमारे पास आगे तो निकलने की जगह नहीं है, तो जो जो हमारे पास चूंकि सेल है वो उनकी डेथ भी काज होती होगी। ठीक है, तो ये जैसे वो डेथ मरते जाते हैं वो सेल्स हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ आते जाते हैं और वो एक किस्म की बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं, लाइक जो डीजनरेटेड सेल्स होते हैं। तो ये जो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये भी हमारे पास नॉन लिविंग लेयर है, एमॉर्फस लेयर है। एमॉर्फस मीन किसी किस्म का क्रिस्टलिक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइको एमाइनोग्लाइकेन्स। तो ये इसके कंपाउंड हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। लाइक जब वो सेल एपिडर्मल सेल मर जाता है तो सिर्फ उसके जो है हमारे पास अंदर के प्रोटीन्स वगैरह कंपोनेंट्स इधर होते हैं, बाकी जो वाटर है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। तो सिर्फ अंदर के जो प्रोटीन्स हैं और डिफरेंट ग्लाइको एमाइनोग्लाइकेन्स जो ये हमारे पास स्पेशल किस्म का ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनसे बनी हुई होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट फॉर्म्स कंटिन्यूअस शीट बिलो एपिडर्मिस। तो एपिडर्मल सेल्स के नीचे एक कंटिन्यूअस शीट है जो कहीं से भी ब्रेक नहीं होती। ठीक है, मसल्स आर अटैच्ड टू इट। तो हमने एक ये भी पढ़ा था जो बॉडी वॉल का एक फंक्शन था कि हमारे पास बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट आल्सो प्रोवाइड साइट फॉर मसल अटैचमेंट। तो वो जो मसल्स हैं चूंकि बॉडी के अंदरूनी तरफ हमारे पास यही बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो वो मसल्स जो हैं वो सारे के सारे इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास थ्री लेयर्स थी बॉडी। ठीक है, थ्री लेयर्स थी हमारे पास बॉडी वॉल की, और इसमें हमने क्यूटिकुलर लेयर भी पढ़ ली, एपिडर्मस लेयर भी पढ़ ली और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी पढ़ ली। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो हमने सारा पढ़ लिया। हमने स्टार्ट किया हुआ टॉपिक स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया क्यूटिकल या बॉडी वॉल का कि हमारे पास थ्री मेम्ब्रेन्स है। क्यूटिकुलर लेयर हमने पढ़ी, एपिडर्मल लेयर हमने पढ़ी और बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने पढ़ ली। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी से जो केमिकल कंपोजिशन है कि कौन कौन से कंपाउंड्स, वो साथ साथ भी मैं आपको पढ़ाता आया हूँ कि कौन कौन से, कहीं पे काइटिन है, कहीं पे लाइपोप्रोटीन है,
इसके अलावा कहीं पे हमने पढ़ा कि हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेज हैं, फैटी एसिड हैं, फिनोल्स हैं, वो साथ साथ भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आगे हम कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जो हमने नहीं पढ़े, तो वो और जो कुछ कंपाउंड्स हैं वो हम केमिकल कंपोजिशन में मैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को बॉडी वाल की समझ आ गई होगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया करें, मैं इंशाल्लाह उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो यही आप लोगों की क्लासेस हैं, तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके आप सीखें। ठीक है, ये थोड़ा एक मुश्किल टाइप सब्जेक्ट है, इसमें रट्टा बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कोई भी और ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा, कोई आपकी बेस नहीं है, तो इसीलिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो कोशिश करेंगे जो भी क्वेश्चन हो आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें, क्लास में पार्टिसिपेट किया करें, ताकि सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ यू गाइज इन द क्लास। आई होप नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और अपना भी ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, और अल्लाह ताला आप लोगों के रोज़े भी अच्छे गुजर जाए, और दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और इस कोरोना जैसे मुज़िम मर्ज़ से पूरी दुनिया को निजात दिलाए। सो अल्लाह हाफ़िज़।